हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका कूलर में और मेरा नाम है चेतन। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 2 के टॉपिक्स के बारे में। साइंस 2 का पार्ट आज से हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा चैप्टर सेकंड जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट नंबर 1। मैंने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पहले इस चैप्टर को इसलिए लिया है क्योंकि ये चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बहुत ही इजी है। उसी के साथ साथ इस चैप्टर को वेटेज भी बहुत अच्छा है, मतलब इसको वेटेज भी बहुत अच्छा है और ये चैप्टर इजी है, इसी के लिए मैंने इस चैप्टर को प्रेफर किया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। ऐसा ही एक चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड में था जिसका नाम था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसी चैप्टर को यहाँ पर कंटिन्यू किया है और पार्ट 1 बताया गया है। देखो, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट नंबर 1 और अगले चैप्टर में आप इसका सेकेंड पार्ट पढ़ोगे, मतलब पार्ट 2। ठीक है ना। अब मेरा आपसे पहला सवाल, व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेस, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? अब देखो, लाइफ प्रोसेस अगर सिंपली भाषा में कहे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली परफॉर्म वो लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। मतलब जो कोई भी लिविंग बीइंग हो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली परफॉर्म करता है। उन एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। अब वो लाइफ प्रोसेस वो ऑर्गेनिज्म क्यों परफॉर्म करता है, अगला सवाल, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। उसी की वजह से उन्हें लाइफ प्रोसेस कहा गया है। तो बात समझ में आई, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? ये एक लाइफ प्रोसेस एक कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने आप को इस दुनिया में जीवित रखने के लिए। अब वो कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं? अब लाइफ प्रोसेसेस का एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, उसी के साथ साथ ग्रोथ हो गया या फिर एक्सक्रीशन हो गया या फिर न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है ना। तो ये सब लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल है। तो आपको लाइफ प्रोसेस मतलब क्या वो अब समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में हम कौन से लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन और ग्रोथ, ये दो लाइफ प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं और अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम पास करते हुए चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। पेज नंबर 13 पे आपका पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, हम मतलब जो लिविंग बीइंग है, सिर्फ हम ही नहीं, जो लिविंग बीइंग है सारे, उनको कुछ ना कुछ काम करने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर नहीं? तो एब्सोल्युटली सवाल होगा हाँ, हमें कोई भी काम करना हो तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब वो एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे आती है या फिर हमारी बॉडी वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है? तो उस एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है रेस्पिरेशन और इसी की वजह से रेस्पिरेशन को लाइफ प्रोसेस के कैटेगरी में रखा गया है। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? रेस्पिरेशन। हम सांस क्यों लेते हैं? सांस लेते हैं रेस्पिरेशन के, सांस क्यों लेते हैं हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सांस लेते हैं। बात समझ में आई? अब रेस्पिरेशन मतलब क्या? आपकी किताब में डायरेक्टली लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन शुरू किए हैं, बट हम रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अब रेस्पिरेशन मतलब क्या? रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज किए जाएंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर देखो, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, सिंपली क्या, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, उसे ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बात समझ में आई? ओके, अब अगला हमारा पॉइंट है लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन कितने लेवल पे परफॉर्म होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन 2 लेवल पे परफॉर्म होता है। कितने लेवल पे? 2 लेवल पे। अब वो 2 लेवल्स कौन थे? पहला देखो, पहला लेवल होता है बॉडी लेवल। ठीक है, अब बॉडी लेवल रेस्पिरेशन मतलब क्या? हम जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ते हैं, मतलब हम जो एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसे कहेंगे रेस्पिरेशन एट द बॉडी लेवल। हम जब सांस लेते हैं अंदर और सांस बाहर छोड़ते हैं, मतलब क्या,
ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन एट द बॉडी लेवल। तो बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर छोड़ना। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन एट बॉडी लेवल। इसे हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। क्या, ब्रीदिंग भी अल्टरनेटिव नेम है। अब होता क्या है, हम जो बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, हमें इससे इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि हम सारे काम कर पाए। मतलब हमें जो काम करने के लिए एनर्जी लगती है, उतनी अमाउंट में एनर्जी बॉडी लेवल वाला रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हम नहीं कर पाते, और इसी की वजह से हम सेकेंड लेवल का रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है सेल्यूलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर वाला रेस्पिरेशन। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमारी बॉडी काहे से बनी है, मतलब हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? हमारी बॉडी बनी है डिफरेंट ऑर्गन से, जैसे कि ब्रेन हो गया, उसी के साथ साथ हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। इन डिफरेंट ऑर्गन से हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। अब वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, मतलब काय से बने हैं? हमारे डिफरेंट ऑर्गन बने हैं टिश्यू से, मतलब टिश्यू वंश में आए और टिश्यू से ऑर्गन बने, ठीक है। टिश्यू किससे बने? टिश्यू बने सेल से, बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो गए और उन सेल से टिश्यू बने। मतलब हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है सेल से, मतलब ये जो हम पूरे बने हुए हैं वो सेल से बने हुए हैं। किससे? सेल से। अब उसी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसको हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। बात समझ में आए? अब देखो सेल का स्ट्रक्चर यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, रॉ स्ट्रक्चर। सपोज ये हमारी सेल है। सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, उसी के साथ साथ सेल में होता है साइटोप्लाज्म, फ्लूइड होता है, सेल में पूरा फ्लूइड भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये रहा फ्लूइड लाइक साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये रहा न्यूक्लियस, यन। और सेल में और होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी के साथ साथ सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि गोल्गी एपैरेटस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। बट ऐसी कुछ सेल के स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ध्यान में लाने के लिए सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है। तो सेल में आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल में होते हैं। क्योंकि हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो आपको सेल का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर पता नहीं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप सेल का स्ट्रक्चर जान लो, ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अब जब आप कुछ खाना खाते हो, आपने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके बॉडी को मिलता है उससे ग्लूकोज। आपने कुछ भी खाया, रोटी खाई, चावल खाई या फिर सब्जी खाई, कुछ भी खाया, तो उसमें से आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब वो ग्लूकोज चला जाता है एब्सॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर। ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है पहले हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, और एब्सॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चला जाता है? ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज चला जाने के बाद उसके बाद ग्लूकोज कहाँ पर चला जाता है? सेल के अंदर, ठीक है। अब जैसे वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, वहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी, और यही पार्ट हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पढ़नी है। जैसे ही वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा, वहां पर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दो कंडीशन है, एक में ऑक्सीजन के साथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा और एक में बिना ऑक्सीजन के साथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एक में, और दूसरे में ऑक्सीजन के बिना भी ऑक्सीडेशन होगा। और इसी के बेसिस पे जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इसके दो प्रकार है। पहला तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? मैंने सेल्यूलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या बताई? जो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर चला गया, उस ग्लूकोज को अब यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दो कंडीशन है, पहली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक में ऑक्सीजन है, दूसरे में नहीं। तो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो प्रकार है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। पहला वाला एरोबिक, एरोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन
इन्वॉल्व, इसे ध्यान में रखो। और इसी के अपोजिट होता है एनएरोबिक। अगर इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा तो इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं होगा, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। अब इसे ध्यान में कैसे रखना, अब देखो एरो 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 मतलब एयर, एरो मतलब एयर, और एयर में क्या होता है ऑक्सीजन, जिसमें एरो आएगा उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और इसी के अपोजिट एन एरो, एन एरो मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हमने अब तक क्या देखा, हमने अब तक देखा लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं उसे भी हमने देखा। उसी के साथ साथ हमने रेस्पिरेशन मतलब क्या वो भी देखा। उसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखने हैं लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने लेवल होते हैं, दो, पहला बॉडी लेवल और दूसरा सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल की कितने टाइप होते हैं, दो प्रकार, दो टाइप, पहला तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको डिटेल में पढ़ने जाएंगे हम पहला टाइप जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। सिर्फ आप वीडियो में बनाए रखे, वीडियो को छोड़े ना, पूरा वीडियो अगर देखोगे तो ये जो पूरा टॉपिक है इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए डिटेल में समझते हैं व्हाट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, कितने स्टेप्स में होता है, कैसे होता है, सारा प्रोसेस हम डिटेल में अब जानेंगे। तब तक आप क्या करें, ये जो पूरे पॉइंट्स है इसे आपके नोटबुक में लिख लीजिए, मैं यहाँ पर साइड में हो जाता हूँ, आप इसे पूरी तरह से डिटेल में लिख लीजिए और हम आगे जाकर अब अगला पॉइंट शुरू करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए शुरू करते हैं पहला टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली 3 स्टेप्स में होता है, इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब वो 3 स्टेप्स कौन से, पहला तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, और तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। आइए डिटेल में समझते हैं क्या है ये 3 स्टेप। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मीनिंग समझो, यहां पर मैंने ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मीनिंग लिखा है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। अगर हम इन दोनों को पूरा जोड़ ले तो क्या बनता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो आपने खाना खाया, आपने कुछ भी फूड खाए, तो फूड खाने के बाद वो फूड सब्सटेंस में से आपको मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है, आपने कुछ भी फूड खाया उसमें से आपको क्या मिलता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज चला जाता है सीधे आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जाने के बाद वो चला जाता है सेल के अंदर। जैसे ही वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाएगा तो वहां पर वो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करना शुरू करेगा, वहां पर उस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन या फिर वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, और वहां पर वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। अब ग्लाइकोलाइसिस होता कहां पर है इसे भी नोट करो। ग्लाइकोलाइसिस इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर ही होने वाला है रेस्पिरेशन, बट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, और वहां पर आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ग्लाइकोलाइज्ड, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ग्लाइकोलाइसिस होती है और वहां पर आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और उसी के साथ साथ एटीपी, NADH2 और वाटर, इस रिएक्शन के दौरान आपको इन तीनों के 2-2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इट इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, और उसी के साथ साथ हमें मिलते हैं NADH2, ATP और वाटर के 2-2 मॉलिक्यूल ईच, ओके, हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में अनस्टेबल होता है, या फिर इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन बाद में हो जाता है, क्योंकि पायरुविक एसिड अनस्टेबल होता है साइटोप्लाज्म में, और उसी की वजह से जो पायरुविक एसिड है इसका कन्वर्जन बाद में हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और जब ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस के दौरान यहां पर रिलीज होंगे, यहां पर प्रोड्यूस होंगे
2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, उसी के साथ साथ 2 NaDH2 के मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, और बाद में जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में होते हैं उनका कन्वर्जन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो यहां पर आपकी ग्लाइकोलाइसिस पहली स्टेप समाप्त हो गई है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और बाकी का यहाँ पर जो मैंने लिख लिया है उसे भी ध्यान लीजिए। ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, पायरुविक एसिड मिलता है, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं। आइए अब देखते हैं सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड स्टेप जिसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। अब आप कहोगे कि उसे क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है, उसे ही हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अब उसे क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो साइक्लिक रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसे क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने इनोवेट किया है, क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने खोजा है, और इसी की वजह से इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल, उसने अपना खुद का नाम इस साइकिल को दे दिया, मतलब क्रेब्स साइकिल। बात समझ में आई? अब देखते हैं। अब देखो पहले स्टेप में आपको क्या मिला ग्लाइकोलाइसिस में, यहां पर आपको ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, और वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गए। तो अब तक आपकी जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी वो कहां पर परफॉर्म हो रही थी? वो सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रही थी। सपोज ये रहा हमारा सेल, ये रहा साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड लाइट, सेल पूरा भरा होता है साइटोप्लाज्म से, फ्लूइड होता है। अब हमारा ये जो पहला प्रोसेस है, पहला ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहां पर परफॉर्म हो रहा था? ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा था। अब ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा था तो यहाँ पर अब ग्लाइकोलाइसिस फिनिश हो गया, और आगे जाकर ये जो एसिटिल कोएंजाइम ये फॉर्म हुआ है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म हुआ है, वो एसिटिल कोएंजाइम में अब घुस जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर? ध्यान में रखो, अब तक एसिटिल कोएंजाइम में साइटोप्लाज्म में ही है, अब साइटोप्लाज्म में से वो एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, ठीक है। और वहां पर एसिटिल कोएंजाइम में अब घुस जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो एसिटिल कोएंजाइम में अब शुरू करता है क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल परफॉर्म करना। तो लोकेशन कहां पर है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की? इट इज टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन कीजिए, इसे नोट कीजिए। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहां पर होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखो पिछले स्टेप्स में आपको एसिटिल कोएंजाइम ए मिला, अब एसिटिल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाता है और वहां पर ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, एसिटिल कोएंजाइम ए, इसे ऐसा भी लिखा जाता है, इसका कन्वर्जन हो जाता है, ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसमें जो एसिटिल पार्ट है, एसिटिल पार्ट इसका ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, और यहां पर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के, उसी के साथ साथ NaDH2 के और FADH2। तो क्रेब्स साइकिल में होता क्या है, जो एसिटिल कोएंजाइम में आपको पहली स्टेप में मिला था उसका कन्वर्जन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, NaDH2 और FADH2 में। बात समझ में आई? तो आपको इजी है, सिंपल है, ध्यान में रखना। एसिटिल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करना शुरू कर देता है, और वहां पर एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब आते हैं तीसरी स्टेप्स तक। अब सेकंड स्टेप यहां पर पूरी हो चुकी है, अब आएंगे तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन की? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन।
जिसे हम ईटीसी रिएक्शन भी कहते हैं। ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही पर कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इस स्टेप में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट की यही गफलत हो जाती है। अब देखो सेकेंड स्टेप में आपको एसिटिल कोएंजाइम ए से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaDH2 और FADH2 मिले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप फोकस कीजिए NaDH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स पे। NaDH2 मतलब निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके फुल फॉर्म आपकी किताब में दिए हैं, इसे आप देख लो, ठीक है। अब NaDH2 और FADH2 घुस जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में, ठीक है। और यहां पर होता क्या है, यहां पर एक NaDH2 मॉलिक्यूल से आपको मिलते हैं 3 ATP मॉलिक्यूल्स। क्या? 3 ATP मॉलिक्यूल्स। और एक FADH2 मॉलिक्यूल से आपको मिलते हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स। कितने ATP? 2। और ATP मतलब क्या? ATP मतलब एनर्जी। ATP को हम क्या कहते हैं? और एनर्जी। ATP मतलब एनर्जी। तो खुश हो जाओ, बधाई बनो, आपका जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। आपको एनर्जी की प्राप्ति करनी थी, वो आपने कर ली, ठीक है ना। एक NaDH2 मॉलिक्यूल से आपको 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और एक FADH2 मॉलिक्यूल से आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बात समझ में आई? तो ये रहे एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स। इजी स्टेप्स था। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और तीसरा स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। यहां पर ध्यान में क्या रखना है, हाँ एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको इन तीनों स्टेप्स में ध्यान में क्या रखना है, एक तो पहला वाला ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में होता है और जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं उनका कन्वर्जन बाद में एसिटिल कोएंजाइम ए में होता है। तो यहां पर आपकी ग्लाइकोलाइसिस फिनिश हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एसिटिल कोएंजाइम ए पहली स्टेप में मिला था उस एसिटिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन हो जाता है CO2 मॉलिक्यूल, H2O, NaDH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स में। यहां पर आपको ध्यान किस पर रखना है? NaDH2 और FADH2 पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो NaDH2 और FADH2 मॉलिक्यूल है वो अब तीसरी रिएक्शन फॉर्म करना शुरू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। NaDH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और यहां पर आपको एक NaDH2 मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल्स देगा और एक FADH2 मॉलिक्यूल आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स देगा। और ATP मतलब क्या? एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी? ATP के फॉर्म में। तो यहां पर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। और हाँ एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर कोई इंसान 8 या 10 दिन से भूखा है, मतलब फास्टिंग कंडीशन पे, उपवास पे है, ठीक है ना, ऐसा तो होता नहीं कोई 8-10 दिन का उपवास करता हो, बट अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जिसने 8 दिन से कुछ खाया नहीं, तो उसके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये तो आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसके पेट के अंदर कुछ खाना ही नहीं होगा, कुछ फूड ही नहीं होगा, तो वहां पर उसके बॉडी के अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी भाई? तो यहाँ पर आपके बॉडी के अंदर होते हैं प्रोटीन्स। आपके जो मसल्स है उस मसल्स में होती है प्रोटीन्स और वो प्रोटीन्स वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं। पेज नंबर 15 पे जो चार्ट दिया है उसको देखो, वहाँ पर दिया है कि जब हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, मतलब फूड नहीं होगा कुछ, तो हमें ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो हमारी बॉडी यूज करना शुरू करती है प्रोटीन्स का, जो हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, और उस प्रोटीन्स का कन्वर्जन करती है हमारी बॉडी अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड के टुकड़े टुकड़े ज्वाइन होकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। वही प्रोटीन का मॉलिक्यूल बाद में जब जरूरत पड़ती है वो टुकड़े टुकड़े में फिर से बढ़ जाता है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, उससे अमीनो एसिड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं और जो अमीनो एसिड यहाँ पर मिले हैं उनका कन्वर्जन बाद में हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए बाद में क्रेब्स साइकिल के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आई?
अगर हाँ आपके बॉडी में अगर प्रोटीन भी नहीं है, आप एकदम कुपोषित हो, मतलब कोई इंसान अगर कुपोषित हो, उसके बॉडी पर मसल्स ही नहीं है, तो उसके बॉडी में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? वो इंसान 8 दिन से भूखा भी है और वो इंसान बहुत ही स्लिमी है, बहुत ही कुपोषित, या फिर उसके बॉडी के ऊपर मसल्स ही नहीं है, तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस कैसे की जाएगी? तो वहां पर उसकी बॉडी यूज करना शुरू करेगी लिपिड्स मतलब फैट, और उस लिपिड से वो फैटी एसिड बनाएगी, और फैटी एसिड बाद में कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिल कोएंजाइम ए में, और वहां पर एसिडिल कोएंजाइम ए फिर से क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम वहां पर शुरू हो जाएगा। बट वहां पर इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस की जाएगी कि वो इंसान काम कर पाएगा। इसी की वजह से जो व्यक्ति 8 या 10 दिन से भूखा होता है वो थोड़ा टायर्ड होता है, थका हुआ आता है, और उसकी बॉडी वहां पर एनर्जी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक हुआ होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आएंगे सेकेंड पार्ट, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, और उसके बाद हम देखेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। तब तक के लिए आपसे बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।